Hello friends, so let's come to the chapter 22 of ancient Indian history which is Harshas and his times। तो ये जनरली पोस्ट गुप्ता के बाद हम चीज़ें पढ़ेंगे। हमने कुछ फेडेटरीज पढ़ी थी ईस्टर्न इंडिया की, बंगाल, असम और यहाँ पे, तो वो हमने पढ़ लिया था। पोस्ट गुप्ता के बाद बहुत सारे फ्यूडेटरीज राइज हुए। गुप्ता अम्पायर का फॉल होने का कारण ही यही था कि बहुत सारे फ्यूडेटरीज थे, लैंड ग्रांट्स देते गए, जिसके कारण अलग अलग अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बना लिया, जैसे कि बंगाल, असम, हर जगह। और उसी के कारण गुप्ता एंड अम्पायर पूरी तरह ख़त्म हो गया। पोस्ट गुप्ता में अगर बात करें तो हर्ष और इसके हर्षवर्धन डायनेस्टी जो है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पुष्यभूति डायनेस्टी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी और बहुत छोटी सी डायनेस्टी है, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब हर्षास किंगडम की अगर बात करें तो पहले हम इसका ईयर 606 से 647 तक आया था, ये पोस्ट गुप्ता के बाद आए थे, ठीक है। अब हर्षास किंगडम की अगर बात करें तो गुप्ता जो थे वो जनरली उत्तर प्रदेश और बिहार, नॉर्थ इंडिया में रूल कर रहे थे, जो कि आपको पता है 160 ईयर्स तक उन्होंने रूल किया, टिल द मिडिल ऑफ द 6th सेंचुरी एडी। बट उसके बाद नॉर्थ इंडिया, जैसे ही गुप्ता अम्पायर खत्म हुआ तो नॉर्थ इंडिया अगेन स्प्लिट हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मौर्यन अम्पायर खत्म हुआ था, तो मौर्यन अम्पायर के बाद नॉर्थ इंडिया स्प्लिट हो गया था। सेम गुप्ता अम्पायर ख़त्म हुआ तो पोस्ट गुप्ता अम्पायर के बाद जो है नॉर्थ इंडिया फिर से स्प्लिट हो गया, बिकॉज हुनाज इन्वेजन हुआ था। तो हुनाज ने कंट्रोल कर लिया था कश्मीर, पंजाब, वेस्टर्न इंडिया। और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जो था वहाँ बहुत सारे फ्यूडेटरीज आ गए थे, डिफरेंट फ्यूडेटरीज आ गए थे, उन्होंने कंट्रोल कर लिया था, ठीक है। अब फ्यूडेटरीज के बारे में एक क्वेश्चन पूछा है कि कौन से मौखारिस किधर आए थे और कुछ, तो वो मैं मैप आपको बना दूंगी, तो वो आपको हो जाएगा याद, ठीक है। ग्रेजुअली अगर बात करें तो एक डायनेस्टी आई जो कि थानेसर में डेवलप हुई। थानेसर हरियाणा में है, वहाँ पे आई और उन्होंने अपना कंट्रोल जो है पूरे नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड किया, और उसी डायनेस्टी को बोला गया पुष्यभूति डायनेस्टी। और उसी डायनेस्टी के एक इंपॉर्टेंट रूलर थे, दैट इज़ हर्षवर्धन, ठीक है। अब हर्षा जो थे उन्होंने कनौज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, उन्होंने कनौज को एज अ सीट ऑफ पावर बनाया रैदर देन पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र आपने देखा मौर्यन अम्पायर तक जो था, पोस्ट मौर्यन तक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था, क्योंकि पाटलिपुत्र में जो है हमारे कॉइन्स बहुत ज़्यादा मिले उस टाइम पे, ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ज़्यादा बढ़ा, तो इसलिए पाटलिपुत्र बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर माना जाता था। बट अब हर्षा ने क्या किया, हर्षा ने कनौज एज अ सीट ऑफ हिज पावर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, और वहाँ से वो अपनी अथॉरिटी को एक्सटेंड करने लगे, और पाटलिपुत्र धीरे धीरे उसकी पाटलिपुत्र की इंपॉर्टेंस कम हो गई। अब क्यों ये हुआ, क्योंकि पाटलिपुत्र जो है अपनी पावर और इंपॉर्टेंस इसलिए गेन किया था क्योंकि ट्रेड एंड कॉमर्स जो था वहाँ से फैला था, बहुत ज़्यादा मनी का यूज़ हुआ था। टोल्स जो थे ट्रेडर से कलेक्ट किए जाते थे, जो ईस्ट से आते थे, वेस्ट से आते थे, नॉर्थ से आते थे, साउथ से आते थे, तो पाटलिपुत्र इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था। बट धीरे धीरे क्या हुआ, पाटलिपुत्र में जैसे ही मनी खत्म हुई, मनी इकोनॉमी खत्म हुई, उसी तरह ट्रेड एंड कॉमर्स खत्म हो गया। तो ऑफिसर्स को जो है कैश में पे करने की बजाय हम किस में पे करने लगे, लैंड देने लगे, ठीक है। तो लैंड ग्रांट्स देने लगे, तो सिटी जो है अपनी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, सिटी की इंपॉर्टेंस, और पावर जो है मिलिट्री कैंप्स में शिफ्ट हो गई। मिलिट्री कैंप्स को बोला गया स्कंधारस, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। और प्लेसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेस थी दैट इज़ कनौज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वाई पाटलिपुत्र फेल बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ मनी, ठीक है। अब इसी में जो है कनौज आया। कनौज जो है वो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश में वहाँ पे था, और इसकी पॉलिटिकल प्रोमिनेंस बहुत ज़्यादा हुई सेकेंड हाफ ऑफ द 6th सेंचुरी में, और ये पॉलिटिकल पावर एमर्ज हुआ एट द टाइम ऑफ हर्षा, ठीक है। अब कनौज जो था वो जनरली हमारे हिली एरियाज़ में सिचुएटेड था, तो उसको फोर्टिफाई करना बहुत इजी था, ठीक है। और जो डॉब रीजन था उसके राइट में लोकेटेड था, तो वेल फोर्टिफाइड हुआ, और ये कंट्रोल किसको करने लगा, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न विंग्स जो था डॉब का, उसको कंट्रोल करने लगा, ओके। ये हो गया हमारे हर्षास का किंगडम कैसे इस्टेब्लिश हुआ। अब हर्षास के रीन की अगर बात करें तो हर्षा की अर्ली हिस्ट्री की बात करें तो 2 बुक्स हैं, उससे एक बुक है जिससे ट्रेस किया जाता है, और एक चाइनीज़ पिलग्रिम आए थे जिनको हुआन सांग बोला गया, वो आए थे, उन्होंने हर्षास की इकोनॉमी लाइफ के बारे में बताया है, ठीक है। तो हर्षास पहले जो बना भट्टा थे उनके कोर्ट पोएट थे, उन्होंने हर्षचरिता लिखी थी, उसमें उन्होंने बहुत सारी हर्षास के बारे में, बहुत सारी चीज़ें हर्षास के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में बताई है। फिर हुआन सांग आए, वो इंडिया विजिट किया 7th सेंचुरी एडी में, उन्होंने भी बहुत सारी इकोनॉमिक सोशल लाइफ के बारे में बताया है। अब हर्षास जो थे वो लास्ट ग्रेटेस्ट हिंदू एम्परर थे नॉर्थ इंडिया के, तो याद रखिएगा लास्ट ग्रेटेस्ट हिंदू एम्परर थे नॉर्थ इंडिया के। बट ये पार्शली ट्रू है, ऐसा बोला जाता है कि हर्षास ने पूरा किंगडम नॉर्थ इंडिया को
वो अपने कब्जे में ले लिया था, बट ऐसा कुछ नहीं था। एक्सेप्ट कश्मीर अगर बात करें तो नॉर्थ इंडिया ऑब्वियसली उनके कब्जे में था, बट पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा जो था, ये वाले रीजन जो थे ये डायरेक्ट कंट्रोल में थे और बहुत वाइडर एरिया तक इनका इन्फ्लुएंस था। और इनकी सॉवरेनिटी जो है बहुत सारे स्टेट्स जो थे, अलग अलग स्टेट, वो एक्नॉलेज करते थे। बट जैसे ही वो साउथवर्ड मूव करने लगे तो साउथवर्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम थी, दैट इज़ चालुक्यान। चालुक्यान के एक रूलर थे पुलाकेसिन, उन्हीं के तो ये जो है हर्षवर्धन जो है वो साउथवर्ड नहीं मूव कर पाए क्योंकि उनसे हार गए थे। और साउथवर्ड की जो चालुक्यास की कैपिटल थी दैट इज़ बादामी। ठीक है, तो एक्सेप्ट फॉर द साउथ के अलावा अगर बात करें तो हर्षवर्धन कहीं पर भी नहीं हारे थे, हर्षवर्धन हर जगह जीते ही थे। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट हर्षास के बारे में हमने पढ़ लिया और हमने पढ़ लिया उनके किंगडम। तो लेट्स कम टू द समरी की अगर बात करें तो पोस्ट गुप्ता के टाइम पे हर्षा और उनके टाइम पे 606 to 647 तक सेंचुरी तक अंपायर चला। हर्षवर्धन के अंपायर की डायनेस्टी आप देख सकते हैं, ये जो रेड ब्लू से शेडेड एरिया है। अब हर्षास किंगडम की बात करें तो आफ्टर गुप्ता जो थे नॉर्थ इंडिया जो है पूरी तरह स्प्लिट हो गया, क्योंकि वेस्टर्न जो हमारा हुनास थे उन्होंने कश्मीर, पंजाब, वेस्टर्न इंडिया को कब्जे में ले लिया और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पूरी तरह फ्यूडेटरीज के रूल में आ गया। बट ग्रेजुअली एक किंगडम एमर्ज हुआ थानेसर हरियाणा में, जिसको पुष्यभूति डायनेस्टी बोला गया, और वो फ्यूडेटरीज के एरिया में भी आ गए, अपनी अथॉरिटी एक्सटेंड कर लिया। और कनौज जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बना एज अ सीट ऑफ पावर, बट पाटलिपुत्र धीरे धीरे फेल हो गया। क्यों हुआ? वाई दिस हैपेंस? बिकॉज ऑफ मनी कम हो गया, ट्रेड डिक्लाइन हो गया, ऑफिसर्स जो है लैंड ग्रैंड के थ्रू पे करने लगे और सिटी अपनी इंपॉर्टेंस पूरी तरह लॉस कर दिया। और पावर जो है मिलिट्री कैंप्स और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस में शिफ्ट हो गया, जिसके कारण कनौज जो है वो इंपॉर्टेंट सेंटर बना, जो कि हमारे ईस्ट और वेस्ट जो विंग्स थे द्वीप के उस पर कंट्रोल कर सकते थे और उसको फोर्टिफाई किया गया। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द उनका किंगडम। अब अबाउट हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन जो थे वो लास्ट ग्रेटेस्ट हिंदू एम्परर थे नॉर्थ इंडिया के। इन्होंने पूरा कंट्रोल किया था नॉर्थ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, बट इनका साउथवर्ड एक्सटेंशन जो है चालुक्यान रूलर जो थे पुलाकेसिन जो थे, उनकी वजह से वो हार गए थे, साउथवर्ड एक्सटेंशन नहीं हो पाया था। एक्सेप्ट साउथ अगर बात करें तो पूरा नॉर्थ इंडिया में कहीं पर उन्होंने अपोजिशन नहीं झेला। और इनकी हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट किसके थ्रू की जाती? एक बना भट्टा थे जो कि इनके कोर्ट पोएट थे, उन्होंने हर्षचरिता बुक लिखी थी। फिर चाइनीज पिलग्रिम हुआन आए थे, इसी टाइम पे इंडिया विजिट किया था और इनकी सोशल लाइफ के बारे में बताते हैं, सोशल इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन लाइफ के बारे में। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट हर्षास का वो। नेक्स्ट कम टू हर्षास एडमिनिस्ट्रेशन। अब हर्षास की एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो गुप्ता अंपायर के एडमिनिस्ट्रेशन की ही तरह था, बट मेजर डिफरेंस ये था कि गुप्ता अंपायर लेस फ्यूडलिज्म पे फोकस करे थे, बट इनके टाइम पे फ्यूडलिज्म बिल्कुल पीक पे चला गया, हैड बिकम मोर फ्यूडल एंड डिसेंट्रलाइज्ड ज़्यादा हो गए। ठीक है, अब इट इज़ ऐसा बोला जाता है कि हर्षास जो है 1 लाख हॉर्सेस और 60,000 एलिफेंट्स रखते थे, बट इसको हम मान नहीं सकते क्योंकि मौर्यन अंपायर की बहुत वास्ट आर्मी थी, जिसमें उन्होंने सिर्फ 9,000 एलिफेंट और 30,000 कैवेलरीज रखी थी। तो ऐसा बोला नहीं जा सकता कि हर्षा इतनी, बट हर्षा की अगर बात करें तो इतनी लार्ज आर्मी वो मेंटेन ज़रूर करते, नॉर्मल लार्ज आर्मी मेंटेन करते थे, बिकॉज फ्यूडेटरीज जो थे इनके टाइम पे वो फुट सोल्जर्स, हॉर्सेस वगैरह सप्लाई करते थे इनको, और वास्ट आर्मी थी। नेक्स्ट अगर बात करें तो लैंड ग्रांट यहाँ पे भी कंटिन्यूड था, पर लैंड ग्रांट जो है यहाँ पे मनी इकोनॉमी पूरी तरह खत्म हो गई। तो यहाँ पे जो ऑफिसर्स थे, पहले क्या थे, ऑफिसर्स जो थे और जो पब्लिक सर्वेंट थे उनको कैश में पे किया जाता था, बट यहाँ पे ऑफिसर्स को काइंड में पे करने लगे। मतलब यहाँ पे ऑफिसर्स को काइंड में ही बस पे करते थे, कैश में नहीं पे करते थे। तो लैंड ग्रांट जो थे ऑफिसर्स को भी दिया गया, सिविल सर्वेंट और पब्लिक सर्वेंट्स को भी दिया गया। हुआनसांग ने इन्फॉर्म किया है कि रेवेन्यू जो था हर्षा के टाइम पर वो 4 पार्ट में डिवाइडेड था। पहला किंग को जाता था, दूसरा स्कॉलर्स को, तीसरा एंडोवमेंट ऑफ ऑफिशियल्स और पब्लिक सर्वेंट्स को, और चौथा जो था रिलीजियस पर्पसेस के लिए जाता था। और उन्होंने ये भी बोला कि हर्षास जो थी वो पहली अंपायर थी जहाँ पे रिवॉर्डिंग और फ्यूडल प्रैक्टिसेस जो थी वो मतलब ऑफिसर्स को भी ग्रांट लैंड देना स्टार्ट किया था इन्होंने ही। ठीक है, तो ये हो गया। और क्यों ये हुआ? बिकॉज हर्षास के टाइम पे कॉइन्स इतने हर्षास के हमको नहीं मिले। अब दूसरी चीज़ अगर बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर जो था यहाँ पे वेल मेंटेन नहीं था, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर था पर इतना मेंटेन नहीं था। रॉबरी के लिए वो एक हाथ काट देते थे, ठीक है, सीवियर पनिशमेंट देते थे क्राइम के लिए। बट जैसे ही हर्षवर्धन जो है बुद्धिज़्म के अंडर आए, उन्होंने बुद्धिज़्म को फॉलो किया, बुद्धिज़्म को पैट्रोनाइज किया,
तो उन्होंने सीवियरिटी जो थी पनिशमेंट की उसको ख़त्म कर दिया और उन्होंने बोला कि अब क्रिमिनल्स जो थे वो क्रिमिनल्स जो हैं उनको पूरी लाइफ के लिए इम्प्रिजन किया जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। अब हुआन सांग अकाउंट की अगर बात करें तो हम सोशल और इकोनॉमिक लाइफ भी पढ़ सकते हैं। तो रीन जो था हर्षा का वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हुआन सांग जो चाइनीज़ पिलग्रिम है वो विजिट किए थे एट द टाइम ऑफ हर्षा, ठीक है। और इन्होंने बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी जो थी नालंदा में वहाँ पे रह के वो पढ़ाई किए थे जो कि बिहार में है, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी कलेक्ट किए थे। और ये हर्षा की जो इकोनॉमिक, सोशल और रिलीजियस सेक्ट्स है, लाइफ है, उसके बारे में बताते हैं। अब इन्होंने क्या क्या बताया, इन्होंने बताया कि पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र और वैशाली जो है वो डिक्लाइन हो गया और उनके एक्सपेंस में हमारा जो प्रयाग है और कनौज है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया। ब्राह्मणास और क्षत्रिय जो हैं वो सिंपल लाइफ रहने लगे, नोबल और जो है लग्जरियस लाइफ जीने लगे। हुआन सांग ने बोला शूद्रास जो थे वो एग्रीकल्चरलिस्ट थे, बल्कि इससे पहले जो हमारे चाइनीज़ पिलग्रिम आए थे उन्होंने बोला था शूद्रास जो हैं वो सर्व करते हैं 3 ऑर्डर्स को, 3 ऊपर वर्णास को, बट इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। इन्होंने सिर्फ ये बोला कि शूद्रास जो है एग्रीकल्चरलिस्ट है। फिर उन्होंने बोला अनटचेबल्स यहाँ भी प्रिवलेंट है, सच एज स्कैवेंजर्स और एग्जीक्यूशनर्स, और जब भी अनटचेबल्स आएंगे तो वो जो है अनाउंस करेंगे अपनी एंट्री और वो विलेज के आउटसाइड रीजन में रहेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हुआन सांग का अकाउंट क्या बोला। लेट्स कम टू द समरी। समरी की अगर बात करें तो सबसे पहले हर्षाज एडमिनिस्ट्रेशन। हर्षाज की एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो ज़्यादा फ्यूडल थी देन गुप्ता अम्पायर। आर्मी की अगर बात करें तो लार्ज आर्मी पजेस करते थे बिकॉज एवरी फ्यूडेटरी जो है वो कोटा ऑफ फुट सोल्जर्स और हॉर्सेस सप्लाई करती थी। फिर रेवेन्यू जो था यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था। किंग को जाता था, स्कॉलर्स को, एंडोवमेंट ऑफ ऑफिशियल्स और पब्लिक सर्वेंट्स को, और रिलीजियस पर्पसेस के लिए। फिर लैंड ग्रांट्स की अगर बात करें तो लैंड ग्रांट्स कंटिन्यू रहा, पर लैंड ग्रांट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट फीचर बना कि यहाँ पे ऑफिसर्स को भी लैंड ग्रांट के थ्रू पे किया जाता था और वो चार्टर्स में लिखा जाता था। और ये पहली बार हर्षास के टाइम पे स्टार्ट हुआ। क्यों ये स्टार्ट हुआ? बिकॉज इतने नंबर ऑफ कॉइन्स हमको हर्षास के नहीं मिले। लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर वेल मेंटेन नहीं था। सीवियर पनिशमेंट क्राइम के लिए दी जाती थी, राइट हैंड काटा जाता था फॉर द रॉबरी, बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज़्म ये सीवियरिटी जो थी पनिशमेंट की वो ख़त्म की गई और लाइफ इम्प्रिजनमेंट इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, अब हुआन सांग के अकाउंट जो है इकोनॉमिक, सोशल और रिलीजियस सेक्ट्स के बारे में क्या बताते हैं कि पाटलिपुत्र डिक्लाइन, वैशाली जो था सेंटर डिक्लाइन हो गया और प्रयाग और कनौज बिकम इंपॉर्टेंट। ब्राह्मण्स और क्षत्रिय सिंपल लाइफ जीने लगे, नोबल्स और प्रीस्ट जो है लग्जरियस लाइफ जीने लगे, शूद्रास जो थे एग्रीकल्चरलिस्ट थे और अनटचेबल्स जो थे वो आउटसाइड द सिटी रहते थे और वो अपनी एंट्री जो है अनाउंस करते थे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट हुआन सांग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट कम टू द बुद्धिज़्म एंड नालंदा। अब बुद्धिज़्म की अगर बात करें तो बुद्धिज़्म जो है वो डिवाइड हो गया 18 सेक्ट में इन द टाइम ऑफ चाइनीज़ पिलग्रिम। ओल्ड सेंटर्स जो थे बुद्धिज़्म के वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए और मोस्ट फेमस सेंटर बना नालंदा यूनिवर्सिटी। और ये ग्रेट यूनिवर्सिटी थी जो कि बुद्धिस्ट मंक्स के लिए बनाई गई। ऐसा बोला जाता था कि वहाँ पे 10,000 स्टूडेंट्स और मंक्स जो है रह सकते हैं और इसमें महायान बुद्धिज़्म को फॉलो किया, फिलॉसफी जो थी महायान बुद्धिज़्म की। ऑल दो अगर बात करें तो नालंदा यूनिवर्सिटी की जो बिल्डिंग थी वो इतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं बनी थी उस टाइम पे। ऐसा बोला जाता था 10,000 मंक्स रह सकते थे, बट चाइनीज़ पिलग्रिम आइसेंग जो है 670 में विजिट किया। उन्होंने बोला कि ओनली 3,000 मंक्स जो है वहाँ पे रह सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज इवन इफ़ द रिमेनिंग बिल्डिंग्स आर एग्जीक्यूटेड, द बिल्डिंग जो है इतने ज़्यादा मंक्स को जो है एकोमोडेट नहीं कर सकती है। अब मोनेस्ट्री जो थी नालंदा की वो 200 विलेजेस थे वो सपोर्ट करते थे उसको, और नालंदा जो थी ह्यूज मोनेस्टिक इस्टेब्लिशमेंट था एट द टाइम ऑफ हर्षवर्धन। अब हर्षा जो थे वो टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी फॉलो करते थे। ये मोर ग्रेट पेट्रन थे बुद्धिज़्म के। उन्होंने प्रयाग में एक असेंबली भी रखी थी जहाँ पे बहुत सारे प्रिंसेस मिनिस्टर्स आए थे, ठीक है, और ये बहुत सारी चैरिटीज़ भी देते थे। ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने सब कुछ दे दिया था अपने सिर्फ पर्सनल क्लॉथ को छोड़ के। और किंग जो थे ये बहुत काइंड थे, कॉर्टियस थे, हेल्पफुल थे, ठीक है। और हर्षास जो थे वो लिटरेरी फिगर थे और उन्होंने 3 प्लेज लिखे थे और बना भट्टा ने उनके अकाउंट जो था हर्षचरिता लिखी थी उसमें बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बुद्धिज़्म एंड नालंदा। रिमेन्स ऑफ स्तूपा एंड नालंदा ये देख सकते हैं हम, ओके। तो वो एक बार देख लेते हैं बुद्धिज़्म एंड नालंदा। तो नालंदा जो था वो मोस्ट फेमस सेंटर बना बिकॉज बुद्धिज़्म, ओल्ड बुद्धिज़्म जो था वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया, 18 सेक्ट्स में डिवाइड हो गए। ये ग्रेट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी मंक्स के लिए और ये महायान स्कूल को फॉलो करती थी। कौन सपोर्ट करता था? 200 विलेज सपोर्ट करते थे और हर्षवर्धन के टाइम पे ये ग्रेट मोनेस्टिक ऑर्डर बना। हर्षास जो थे टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी फॉलो करते थे कि बिकॉज
ग्रेजुअली ये बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए, इन्होंने बहुत सारी ह्यूज चैरिटीज़ प्रोवाइड की, काइंड थे, कोर्टेस थे, हेल्पफुल थे और लिटरेरी फिगर थे, और उन्होंने 3 प्लेस लिखे थे। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हर्षवर्धन डायनेस्टी। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। आई विल स्टार्ट फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड रूरल एक्सपेंशन इन पेनिनसुलर इंडिया। इसमें हम चालुक्यान वगैरह डायनेस्टी पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।